एक बार फिर से संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक डिस्कस किए गए टॉपिक में तापमान, वायुमंडलीय आर्द्रता, भूमंडलीय पवन, सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण के साथ आपने न केवल वर्षन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया होगा, बल्कि टॉपिक को बेहतर ढंग से रिवाइज कर चुके होंगे, क्योंकि अब यहाँ से आगे के जो टॉपिक हैं उनमें आपको वायुमंडलीय परिसंचरण के प्रकार के अंतर्गत सबसे पहले प्राथमिक वायुमंडलीय परिसंचरण का अध्ययन करना है। हालांकि आप प्राथमिक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत आने वाले टॉपिक में भूमंडलीय पवनों से परिचित हो चुके हैं, लेकिन भूमंडलीय पवनों की बेसिक या कह सकते हैं मौलिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। और प्राथमिक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत जेट स्ट्रीम को भी शामिल किया जाता है। तो आज की क्लास के माध्यम से आपको सबसे पहले जेट स्ट्रीम के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करना है। और जेट स्ट्रीम के टॉपिक को अगर आप एक सिस्टमैटिक वे में समझते हैं तो सबसे पहले आपको जेट स्ट्रीम को परिभाषित करने आना चाहिए। कि अगर कोई आपसे प्रश्न करता है कि भाई जेट स्ट्रीम से आप क्या समझते हैं, इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, तो जेट स्ट्रीम की जब आपको परिभाषा लिखनी हो या इसे परिभाषित करनी हो तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए गए परिभाषा को ही यहाँ अध्ययन के रूप में, यानी आप कह सकते हैं यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये भी समझना है कि जेट स्ट्रीम का इंडेक्स साइकिल से अभिसूचक चक्र से क्या संबंध है, क्योंकि यह एक प्रश्न बन सकता है कि इंडेक्स साइकिल या अभिसूचक चक्र पर टिप्पणी करें। अभिसूचक चक्र का संबंध जिस तरंग से है उसे रॉजबी तरंग कहते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी में पहले भी एक प्रश्न आ चुका है जेट स्ट्रीम और रॉजबी तरंग। तो हो सकता है क्वेश्चन के लैंग्वेज को चेंज करे तो आपसे कहे इंडेक्स साइकिल पर टिप्पणी करें, यानी अभिसूचक चक्र की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। तो जब आप रॉजबी तरंग के साथ इंडेक्स साइकिल को समझेंगे तभी आपको कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार जेट स्ट्रीम यानी जो रॉजबी तरंग के रूप में जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है उसकी अपनी सामान्य विशेषताएं क्या होंगी। यानी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दूसरा प्रश्न आपसे किया जा सकता है कि जेट स्ट्रीम की सामान्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो जब प्रश्न आएगा जेट स्ट्रीम की सामान्य विशेषताओं पर तो टॉपिक का बिगिनिंग कहाँ से होगा, जेट स्ट्रीम की परिभाषा से। और जेट स्ट्रीम की सामान्य विशेषताओं में ही रॉजबी तरंग भी एक प्रकार का जेट स्ट्रीम होता है, उसे भी यहाँ स्पष्ट करेंगे। और उसके बाद जब जेट स्ट्रीम की सामान्य विशेषताओं का वर्णन करेंगे तो वहाँ आपको यह भी जानने को मिलेगा कि सभी जेट स्ट्रीम रॉजबी तरंग नहीं होते हैं, यानी कुछ ऐसे भी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है जिसका संबंध रॉजबी तरंग से नहीं होता है। अभी मैं कोई टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है, यानी आपके सामने किस प्रकार से प्रश्न किए जा सकते हैं। अगर उन प्रश्नों को ध्यान में रखकर आप आगे बढ़ेंगे तो टॉपिक को जो समझने की प्रक्रिया होगी वह कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चन को समझते चलना है कि कितने प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक से ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पहला प्रश्न करेगा कि भाई जेट स्ट्रीम पर ही टिप्पणी करें, तब तो इसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी। और अगर दूसरा प्रश्न करता है कि जेट स्ट्रीम की जगह इंडेक्स साइकिल या रॉजबी तरंग पर टिप्पणी करें तो स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया। जेट स्ट्रीम की सामान्य विशेषताओं का वर्णन करें, यह भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया। जेट स्ट्रीम के प्रकार, तीसरे प्रकार का जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है उसमें जेट स्ट्रीम के प्रकार के बारे में वर्णन करने के लिए कहा जा सकता है। तब उस या ऐसी स्थिति में आपको ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम यानी पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम को भी स्पष्ट करना होगा। साथ में उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में बताना होगा। और यही नहीं, उसके बाद उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का भी वर्णन करना होगा। ध्यान रखिएगा, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का संबंध रॉजबी तरंग से है, जबकि उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का संबंध रॉजबी तरंग से नहीं है। इस स्टेटमेंट से आपको कम से कम इतनी बातें समझ में आ जानी चाहिए
कि सभी जेट स्ट्रीम रॉसबी तरंग नहीं होते हैं, लेकिन सभी रॉसबी तरंग जेट स्ट्रीम होता है। यानी पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का संबंध रॉसबी तरंग से है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का संबंध क्षेत्रीय दशाओं या क्षेत्रीय स्तर पर मौसम में होने वाले परिवर्तन से है। इनका जब आप वर्णन करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वह है कि जेट स्ट्रीम का मौसम में होने वाले परिवर्तन से क्या संबंध है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस टॉपिक पर अगर प्रश्न किया जाता है तो आपके सामने वातागरी चक्रवात या समशीतोष्ण चक्रवात के टॉपिक और साथ में मॉनसून, भारत की मॉनसून जलवायु, तो कह सकते हैं कि जेट स्ट्रीम का मौसम में होने वाले परिवर्तन से क्या संबंध है। इस पर बेहतर जवाब देने के लिए आपको वातागरी और या समशीतोष्ण चक्रवात से संबंधित पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे और साथ में भारत की जलवायु का अध्ययन करते समय मॉनसून के मैकेनिज्म को समझना होगा। तब क्या होगा, आप इस पर भी अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप टू द पॉइंट जवाब देते समय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स या कॉन्सेप्ट को यहाँ एक्सप्लेनेशन या वर्णन का आधार बना पाएंगे। उसके बाद यहाँ क्या समझना है कि एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़कर अगर पूछा जाएगा तो प्रश्न कुछ ऐसे पूछे जा सकते हैं कि जेट स्ट्रीम का वातागरी चक्रवात से क्या संबंध है। हो सकता है पहले ये प्रश्न करें कि जेट स्ट्रीम की सामान्य विशेषताओं का वर्णन करें और साथ में यह भी स्पष्ट करें कि इसका समशीतोष्ण या वातागरी चक्रवात से क्या संबंध है। हो सकता है प्रश्न ऐसे करें कि जेट स्ट्रीम के सामान्य विशेषताओं का वर्णन करें और यह बताएं कि किस प्रकार उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम या उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भारत की मानसूनी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो कहेंगे कि प्रश्न एक टॉपिक तक सीमित ना होकर बल्कि एक से अधिक टॉपिक को आधार बनाकर किया गया है। तो यह इससे इतनी बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो अभी आप टॉपिक का अध्ययन करने जाएंगे उसे समझने के लिए पहले से पढ़े हुए टॉपिक की एक बेसिक समझ होनी चाहिए। और यह मैं मान कर चल रहा हूँ कि आप क्लास के साथ कम से कम आप टॉपिक को तैयार तो करते ही चल रहे हैं, अपना नोट्स बनाते चल रहे हैं और साथ में इस फ्रेमिंग से फॉर्मेट से स्पष्ट हो जा रहा है कि अगर इस टॉपिक से प्रश्न किया जाता है तो स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर लिखना तो आपके लिए आसान रहेगा अभी के लेवल पर, लेकिन आने वाले टॉपिक से अगर लिंक करके प्रश्न किया जाएगा तो उसके लिए धैर्य रखना होगा, पहले आने वाले टॉपिक को तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जेट स्ट्रीम है क्या, जेट स्ट्रीम को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो देखिए, अगर हम जेट स्ट्रीम को परिभाषित करने के पहले सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण की क्रियाविधि पर आधारित त्रिकोशिकीय रेखांशिक मॉडल को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से त्रिकोशिकीय रेखांशिक मॉडल यानी ट्राई सेलुलर मेरीडियनल मॉडल से जेट स्ट्रीम का संबंध है। तो ध्यान दीजिए, सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण की क्रियाविधि का अध्ययन करते समय आपने यह समझा था कि विषुवत रेखा से ध्रुव के मध्य यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ के मध्य हीट के ट्रांसफ़र के लिए यानी ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए वायु राशियों का चक्रीय प्रवाह होता है और पृथ्वी की घूर्णन के कारण 3 कोशिकाओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों के मध्य में होता है, जिसमें पहली कोशिका को हैडली कोशिका कहते हैं। इस कोशिका का संबंध विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध और उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब कटिबंध से है। दूसरी कोशिका को फेरल कोशिका कहते हैं। इस कोशिका का संबंध उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध के क्षेत्र से। और तीसरी कोशिका को ध्रुवीय कोशिका कहते हैं, जिसका संबंध उपोष्णकटिबंध उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध के साथ ध्रुवीय उच्च वायुदाब के क्षेत्र से। अब ध्यान दीजिए, आपको यहाँ यह नहीं समझाना है
कि इन 3 कोशिकाओं के द्वारा विषुवत रेखा से ध्रुव के मध्य ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। और आपको यहाँ यह भी नहीं समझाना है कि इन 3 कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, बल्कि आपको यहाँ यह समझना है कि जो ये 3 कोशिकाएं हैं, इन 3 कोशिकाओं का जेट स्ट्रीम से क्या संबंध है। तो अब ध्यान दीजिए कि इस डायग्राम को पहले ऑब्जर्व करके यानी ध्यान से देखकर आपको यह समझना है कि कहाँ कहाँ हवाएं आपस में मिलती हैं, कहाँ कहाँ हवाएं आपस में मिलती हैं, यानी हवाओं का या वायु का अभिसरण होता है, कन्वर्जेंस होता है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यह पाएंगे कि 0 डिग्री के पास विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध के पास वायु का अभिसरण होता है। लेकिन साथ में आपको यह भी समझना है कि कहाँ पर हवाओं के मिलने से तापीय प्रवणता के कारण यानी थर्मल ग्रेडियंट के कारण या तापमान में अंतर के कारण वाताग्र का विकास हो सकता है। ये 2 बातों को ध्यान में रखना है, एक तो हवाएं कहाँ मिलती हैं और दूसरा हवाओं के मिलने से वाताग्र का विकास कहाँ हो सकता है। तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध के क्षेत्र में वायु का अभिसरण तो होता है, लेकिन दोनों ही हवाएं गर्म हवाएं होती हैं, सन्मार्गी पवन है, इसलिए इनके मिलने से वाताग्र का विकास नहीं होगा। दूसरे नंबर पर ध्यान दीजिए, यदि आप विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध से उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब कटिबंध की ओर जाइएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हैडली कोशिका और फेरल कोशिका की हवाओं का क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में अभिसरण होता है। नोटिस कीजिएगा कि इधर से यानी विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध से जो हवाएं ध्रुवों की ओर जाती हैं वो गर्म वायु होगी, क्योंकि यह निम्न अक्षांशीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जा रही है। और वहीं जो उपध्रुवीय क्षेत्र से हवाएं विषुवत रेखीय या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की ओर आ रही हैं वो कैसी वायु होगी, ठंडी वायु होगी। तो अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब गर्म और ठंडी हवाएं मिलेंगी तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तापीय प्रवणता के कारण फ्रंट वाताग्र का विकास होगा। अब लेकिन ये हवाएं मिल कहाँ रही हैं, क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में। क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में जहाँ ये हवाएं मिल रही हैं वहाँ थर्मल ग्रेडियंट के कारण फ्रंट जब डेवलप होगा तो ये वाताग्र क्षोभ मंडल के ऊपर की परत से विकसित होते हुए डेवलप होते हुए किधर आएगा, सतह की ओर आएगा। अब यहाँ समझने की आवश्यकता है कि जहाँ गर्म और ठंडी हवाएं मिलती हैं वहाँ तापीय प्रवणता के कारण ऊष्मा का निष्कासन होगा। एक बात तो स्पष्ट हो जा रही है। दूसरी बात, अगर आपने सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण की क्रियाविधि पर आधारित मॉडल का अध्ययन किया है तो आपने यह देखा कि वायुमंडल में वायु राशियों का चक्रीय प्रवाह केवल ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए ही नहीं बल्कि कोणीय संवेग को स्थिर रखने के लिए भी होता है। पामेन ने अपने तरंग उपागम के द्वारा यह स्पष्ट किया था कि जब हवाएं विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाती हैं और अक्षांशीय त्रिज्या में कमी आने के कारण कोणीय संवेग में अस्थायित्व बने रहने के लिए यानी कोणीय संवेग नियत बना रहे इसके लिए वायु की गति में वृद्धि होती है। और जैसे जैसे वायु की गति बढ़ती जाती है वायु की चक्रीय गति बढ़ती जाती है। जब वायु की चक्रीय गति बढ़ती है तो हवाएं आपस में टकराती हैं, जिसके लिए टर्म भी हमने यूज किया था वायु कर्तन, विंड सीयरिंग, रगड़ खाना। तो हवाओं के आपस में टकराने से जो हीट जनरेट होता है उसे ऊष्मा का स्थानांतरण तरंग के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। अब आप कहेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर क्यों होता है? एनर्जी का ट्रांसफ़र वेव के फॉर्म में वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व दिशा में रोटेट करती है और इस रोटेशन के कारण आभास ऐसे होता है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र वेस्ट से ईस्ट की ओर आ रहा है, यानी एक वेव जनरेट हो गया। अब सोचिए कि हवाएं चल कैसी रही हैं? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। किसके समानांतर? देशांतर रेखाओं के समानांतर चल रही है। लेकिन इनके आपस में टकराने से यानी कहीं गर्म हवाएं ठंडी हवा के क्षेत्र में जाएंगी, कहीं ठंडी हवाएं गर्म वायु के क्षेत्र में जाएंगी। जब ये एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करेंगी विंड शेयरिंग होगा और उससे जो वेव जनरेट होता है उसी वेव को रौजवी तरंग कहते हैं। अब यहाँ
इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो हैडली और फेरल कोशिका के वायु के अभिसरण से जहाँ पर यह फ्रंट बनता है वहीं पर एक वेव जनरेट होता है। इस रॉसबी तरंग के रूप में जिस जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है उस जेट स्ट्रीम को उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहते हैं। यानी यहाँ पर जो ये जेट स्ट्रीम की बात करें अगर, या इस जगह पर जो हवाएं मिल रही हैं इस जेट स्ट्रीम की बात करें तो यह उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक इसी प्रकार अगर आप आगे बढ़ेंगे और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर ठंडी और गर्म वायु का यहाँ पर भी अभिसरण होता है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के कटिबंध से जो हवाएं उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाती है वो कैसी वायु है? गर्म वायु। भूमंडलीय पवनों का अध्ययन करते समय आपने यहाँ ये समझा था कि यह कैसी पवन है? पछुआ पवन। और वहीं ध्रुवीय उच्च वायुदाब के क्षेत्र से जो हवाएं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर जाती है वो ठंडी वायु होगी। इस गर्म और ठंडी वायु के मिलने के कारण ही उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र में जहाँ गर्म और ठंडी वायु का अभिसरण होता है वहाँ वाताग्र का विकास होता है, फ्रंट डेवलप होता है। और इस वाताग्र के शीर्ष पर, इस फ्रंट के शीर्ष पर वायु कर्तन के कारण भी तरंग की उत्पत्ति होती है और इसका संबंध ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम से। तो ध्यान दीजिए, इस डायग्राम से इतनी बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए कि विषुवत रेखा और ध्रुव के मध्य 3 कोशिकाओं के द्वारा देशांतर रेखाओं के समानांतर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और इस प्रक्रिया के कारण ही जहाँ हैडली और फेरल कोशिका की वायु का क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में अभिसरण होता है वहाँ पर रॉसबी तरंग के रूप में उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। और फेरल और पोलर सेल या कोशिका में जहाँ वायु के अभिसरण से सतह के समीप ही वाताग्र का विकास होने लगता है वहाँ वाताग्र के शीर्ष पर ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। तो जैसे यहाँ पर 2 हवाओं का अभिसरण हो रहा है दक्षिणी गोलार्ध में और यहाँ पर 2 हवाओं का अभिसरण हो रहा है तो ये उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम है और यह ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम। तो देखिए जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि भूगोल क्या है? ऑब्जर्वेशन साइंस है। तो पहले आपने ऑब्जर्व किया कि रॉसबी तरंग के रूप में जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति हैडली और फेरल कोशिका की वायु के अभिसरण से निर्मित वाताग्र पर होती है। ठीक उसी प्रकार फेरल और पोलर कोशिका के वायु के अभिसरण से निर्मित वाताग्र के शीर्ष पर ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। अब ये डायग्राम को अभी हम समझना है कि आखिरकार ये रॉसबी तरंग क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनके पीछे क्या कारण है। तो चलिए अब इस टॉपिक पर को समझने के लिए सबसे पहले एक इमेज बना लीजिए कि इमेजिन कीजिए कि जैसे जिस प्रकार से सांप जो है सतह पे रेंगता है, इस प्रकार से मियंडरिंग करता है, सर्पण करता है, ठीक उसी प्रकार से क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में वायु का ऐसा आभास होगा कि एक उड़ता हुआ सांप है जो पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो सोचिए जिस प्रकार से सांप की एक लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है वैसे ही जेट स्ट्रीम की जो उत्पत्ति होती है उसकी भी अपनी लंबाई होती है। ये हजारों किलोमीटर लंबा होता है क्योंकि ये पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो सैकड़ों किलोमीटर होती है, 100-200 किलोमीटर तक इसकी औसत चौड़ाई होती है। और इसकी जो गहराई होती है वो 10 से 12 किलोमीटर तक इसकी गहराई होती है। तो कुल मिलाकर अगर आपसे कहा जाए तो ये कौन सा ये एक तरह का एक इमेज बना लीजिए कि जेट स्ट्रीम दिखने में कैसा होगा। और जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ उसको यहाँ से समझ सकते हैं कि इमेजिन कीजिए
कि यह जो है पूरे पृथ्वी पर यानी पश्चिम से पूर्व दिशा में इस प्रकार से एक नैरो बेल्ट आपको नजर आए, सक्रिय पट्टी के रूप में। अगर वायुमंडल में विक्षोभ दिखाई दे रहा है, डिस्टर्बेंस, और साथ में इसमें आपको इस विक्षोभ में मिएंडरिंग भी नजर आ रहा है, विसर्पण। तो देखिए दो बातें हैं, ऑब्जर्वेशन देन साइंस। तो पहले भूगोलवेताओं ने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके क्या समझा, कहा कि जेट स्ट्रीम का संबंध सक्रिय पट्टी के रूप में वायुमंडलीय विक्षोभ से है, जिसका संबंध क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों से है। जैसे यहाँ पर एक ये बेल्ट बना है, ठीक उसी प्रकार उपध्रुवीय क्षेत्र में एक सक्रिय पट्टी के रूप में वायुमंडल में विक्षोभ होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो ये जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति अगर कोई आपसे पूछता है कहाँ होगी और ये दिखने में कैसा होगा, तो इसकी परिभाषा कुछ आप ऐसे लिख सकते हैं। यानी भूमिका में सबसे पहले WMO ने जो परिभाषित किया उसके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को ले लेना है। जैसे WMO ने कहा कि जेट स्ट्रीम जो है इसकी उत्पत्ति क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में या समताप मंडल के नीचे की परतों में होती है। पहला वर्ड समझ लीजिए कि अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि आखिरकार जो यह जेट स्ट्रीम के रूप में वायुमंडल में विक्षोभ होता है, डिस्टर्बेंस होता है, वो कहाँ पे होता है, सतह पे होता है या क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में, तो कहेंगे क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में, ये पहली बात, या समताप मंडल के नीचे की परतों में। यदि इसे हम सतह मान लें और इसे ट्रोपोपॉज मान लें, क्षोभ सीमा, तो तीसरा वर्ड आप कह सकते हैं, इन दोनों को एक साथ लिखना हो कम शब्दों में, तो आप कह सकते हैं क्षोभ सीमा के समीप। क्योंकि जब आप ये वर्ड यूज करते हैं क्षोभ सीमा के समीप, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि क्षोभ सीमा के समीप या तो जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में होगी या समताप मंडल के नीचे की परतों में होगी। अब यहाँ समझिए अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया कि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में या क्षोभ सीमा के समीप होती है, लेकिन आखिरकार ये वायुमंडल में जो विक्षोभ होता है वो किस रूप में होता है, तो ध्यान रखिए रॉजबी तरंग के रूप में। तो पहला प्रश्न तो यही हो गया कि रॉजबी तरंग किसे कहते हैं। तो रॉजबी साहब एक मौसम वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में जो डिस्टर्बेंस यानी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो जेट यान पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी उनके लिए यह जेट स्ट्रीम बाधा उत्पन्न करते थे, और जो जेट यान पश्चिम से पूर्व की ओर जाते थे उनके लिए यह जेट स्ट्रीम सहायक का कार्य करता था। इस आधार पर ही इसका नाम रखा गया जेट स्ट्रीम। यानी जब तक आप कह सकते हैं अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान नहीं हुआ था, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को स्पेस में नहीं भेजा गया था, तब तक अनुमान के आधार पर जेट स्ट्रीम की विशेषताओं का वर्णन किया जाता था। और वर्ल्ड वार के समय जो ऑब्जर्व किया गया, जो महसूस किया गया, उसके आधार पर कहा गया कि क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में कोई बहुत तेज गति से हवाएं चलती हैं जिसकी गति जेट यान के समान होती है, और इसलिए इसका नाम रख दिया गया जेट स्ट्रीम, जेट प्रवाह। बाद में जब अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान हो गया और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया गया उसका वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ हो गया, और उसका वैज्ञानिक अध्ययन करने वालों में रॉजबी साहब ने इसका अध्ययन करके कहा कि जो ये तेज़ गति से हवाएं चल रही हैं वो वास्तव में तेज़ गति से हवाएं नहीं बल्कि वो वेव है, और उस तरंग के कारण एटमॉस्फेयर में डिस्टर्बेंस होता है। इसलिए
इसको रॉसबी तरंग के रूप में भी परिभाषित किया गया। तीसरा वर्ड ध्यान रखिएगा, यह भूविक्षेपी पवन के समान है। अब यहाँ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जेट स्ट्रीम को भूविक्षेपी पवन नहीं कह सकते हैं, बल्कि इसे कह सकते हैं भूविक्षेपी पवन के समान है। सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण की क्रियाविधि का अध्ययन करते समय आपने यह समझा था कि किस प्रकार घर्षण बल की अनुपस्थिति में कॉरियोलिस बल और दाब प्रवणता बल में संतुलन स्थापित हो जाने पर समदाब रेखाओं के समानांतर वायु का क्षैतिज प्रवाह हो सकता है और भूविक्षेपी पवन की उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन बाद में आपने यह भी समझने का कोशिश किया कि भूविक्षेपी पवन की उत्पत्ति एक आदर्श परिकल्पना है, क्योंकि सतह के समीप घर्षण बल का प्रभाव होने के कारण वायु की गति कम हो जाती है और क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में जहाँ दाब प्रवणता बल का प्रभाव कम होता है, वहाँ हवाएं जो है वायु की गति कम हो जाती है। इसी प्रकार से आप तब इस आधार पर कह सकते हैं कि ये तो वेव है, पवन नहीं है। लेकिन क्यों भूविक्षेपी पवन कह रहे हैं? क्योंकि रॉसबी तरंग के रूप में जिस जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है उसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, यानी अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है, यानी समदाब रेखाओं के समानांतर होती है। और भूविक्षेपी पवन भी किसे कहते हैं? वायु के एक ऐसी क्षैतिज प्रवाह को भूविक्षेपी पवन कहते हैं जिसकी दिशा समदाब रेखाओं के समानांतर होती है, इसलिए इसकी तुलना की जाती है। अब देखिए, इसमें रॉसबी वेव को पर क्वेश्चन बन सकता है। भूविक्षेपी पवन तो एक आइडियल कॉन्सेप्ट था, वहाँ हम लोगों ने इसे डिफाइन किया था। उसके बाद जिसे ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्व करके कह सकते हैं कि यह एक सकरी पट्टी, नैरो बेल्ट, सकरी पट्टी के समान वायुमंडलीय विक्षोभ है, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस होता है। इसमें मिएंडरिंग होता है, विसर्पण, और साथ में इसकी गति पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। आप सोचिए, इतने वर्ड आपके डेफिनेशन में नज़र आने चाहिए। यानी अगर आपको जेट स्ट्रीम को डिफाइन करना है तो आप कह सकते हैं क्षोभ मंडल के WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों या समताप मंडल के नीचे की परतों या क्षोभ सीमा के समीप रॉसबी तरंग के रूप में भूविक्षेपी पवन के समान जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है, जिसका संबंध सकरी पट्टी के समान वायुमंडलीय विक्षोभ से है। इसकी दिशा इसमें, यानी इसके कारण वायुमंडल में विसर्पण के साथ इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ऐसी बातों को आप अपने भूमिका में या परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिमांड क्या है, लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन करेगा चाहे सामान्य विशेषताओं के बारे में, तो भी आपको क्वेश्चन बिगिन करना है इस परिभाषा के साथ ही। अब चलिए, अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार रॉसबी तरंग के रूप में जो जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है वो उसका, यानी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? एक तो प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार रॉसबी तरंग के रूप में जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति कैसे होती है? दो बातें, तो ध्यान दीजिए। जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का मूल कारण अगर आपसे कहे तो इसका जवाब सीधा सीधा स्पष्ट जवाब है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र का अधिक तापमान और ध्रुवीय क्षेत्र का जो कम तापमान होता है, इसका अधिक तापमान और इसका कम तापमान, तो इन दोनों के तापमान में अंतर के कारण, यानी तापीय प्रवणता के कारण ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए
वायु राशियों का चक्रीय प्रवाह या सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण। वायु राशियों का चक्रीय प्रवाह या सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का मूल कारण है। तो एक लाइन में आप जवाब क्या दे सकते हैं कि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का मूल कारण विषुवत रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्र के मध्य में तापीय प्रवणता है, क्योंकि तापमान में अंतर के कारण ही ऊष्मा के स्थानांतरण से वायु राशियों का चक्रीय प्रवाह होता है, जिससे रॉसबी तरंग के रूप में जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। अब सोचिए, यह जो एक कॉन्सेप्ट है, अब इस कॉन्सेप्ट में अगला लाइन क्या हो रहा है कि आखिरकार तापीय प्रवणता, थर्मल ग्रेडियंट, तापीय प्रवणता के कारण जो ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए वायु राशियों का चक्रीय प्रवाह होता है। ये बात तो हम लोग सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण की क्रियाविधि में समझ चुके हैं। अब रॉसबी तरंग के रूप में जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसके लिए आपको समझना होगा इंडेक्स साइकिल को। इंडेक्स साइकिल या अभिसूचक चक्र। अब यह ध्यान दीजिए, जैसा कि अभी आपने देखा और सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण की क्रियाविधि का अध्ययन करते समय आपने समझा भी था कि इक्वेटर और पोल के बीच में देशांतर रेखाओं के समानांतर ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए वायु राशियों का क्षैतिज प्रवाह होता है। तो जो हवाएं निम्न अक्षांशीय प्रदेश से उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगी वो गर्म वायु राशि होंगी, यानी गर्म हवाएं होंगी, और जो हवाएं उच्च अक्षांशीय प्रदेश से निम्न अक्षांशीय प्रदेश की ओर जाएंगी वो ठंडी हवाएं होंगी। तो सोचिए कि जब गर्म हवाएं ठंडी हवा के क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो उसकी गति अधिक होगी, उसमें उसकी चक्रीय गति अधिक होगी, वायु कर्तन होगा। उसी प्रकार जहाँ ठंडी वायु गर्म वायु के क्षेत्र में प्रवेश करेगी वहाँ पर भी वायु कर्तन होगा, और वायु कर्तन के कारण क्या होगा, यानी हवाएं जब आपस में रगड़ खाएंगी तो ऊष्मा का निष्कासन होने के कारण तरंग की उत्पत्ति होगी। अब सोचिए कि यदि आपसे कहा जाए कि एक तरफ से निम्न अक्षांशीय प्रदेश से ऐसे गर्म हवाएं ठंडी वायु के क्षेत्र में जा रही है और उच्च अक्षांशीय प्रदेश से कहीं ठंडी हवाएं गर्म वायु के क्षेत्र में जा रही है, तो जहाँ पर ये हवाएं गर्म और ठंडी वायु एक दूसरे के क्षेत्र में जा रही हैं वहाँ पर तापीय प्रवणता के कारण, थर्मल ग्रेडियंट के कारण ऊष्मा के निष्कासन के साथ तरंग की उत्पत्ति होगी। तो इंडेक्स साइकिल के फर्स्ट स्टेज में, यानी प्रथम चरण में तरंग की उत्पत्ति होती है। कोई कहेगा कि तरंग की उत्पत्ति क्यों होती है, तापीय प्रवणता के कारण होती है। तापीय प्रवणता, थर्मल ग्रेडियंट, तापमान में अंतर क्यों होता है, तो कहेंगे विंड शियरिंग के कारण होता है, वायु कर्तन के कारण। वायु कर्तन या विंड शियरिंग। अब सोचिए कि अगर विंड शियरिंग के कारण हवाएं जब आपस में रगड़ खाएंगी, तापमान में अंतर होगा, तापमान में अंतर से तरंग की उत्पत्ति होती है, तो इसी तरंग को रॉसबी वेव कहते हैं। इसको समझने के लिए एक डे टू डे लाइफ के उदाहरण को ले सकते हैं कि किसी झील या तालाब में अगर आप किसी बड़े पत्थर को फेंकते हैं, तो जैसे बड़े आकार के पत्थर को फेंकेंगे तो पत्थर को फेंकने के साथ ही पानी में एक तरंग उत्पन्न होगा, यानी पानी में डिस्टर्बेंस होगा। तो जिससे विज्ञान की समझ होगी वो कहेगा कि पत्थर को फेंके जाने के कारण जल तरंग की उत्पत्ति हुई है। जिससे विज्ञान की समझ नहीं होगी वो कहेगा पत्थर को फेंके जाने के कारण पानी में गति उत्पन्न हो गई है। इतना ही डिफरेंस है। ठीक उसी प्रकार से जब गर्म हवाएं ठंडी वायु के क्षेत्र में या ठंडी हवाएं गर्म हवाओं के क्षेत्र में आती हैं, तो विंड शियरिंग के कारण, यानी हवाओं की आपस में टकराने के कारण तापीय प्रवणता से तरंग की उत्पत्ति होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता जाता है
तरंग की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। यानी कह सकते हैं कि जैसे जैसे गर्म हवा सक्रिय होकर ठंडी हवा के क्षेत्र में प्रवेश करती है और इसी प्रकार से ठंडी वायु सक्रिय होकर गर्म वायु के क्षेत्र में आती है, तो इस कारण से रॉसबी तरंग की इंटेंसिटी में वृद्धि होती है, तरंग की तीव्रता में वृद्धि होती है। तो सेकंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज में रॉसबी तरंग की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इमेजिन करते हुए चलना है कि गर्म हवाएं जब ठंडी वायु के क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो आप समझ सकते हैं कि गर्म वायु कैसी होगी, हल्की होगी, और जब वायु हल्की होगी तो सतह की ओर जाएगी या सतह से ऊपर जाएगी। तो क्या कहेंगे कि सीधी सी बात है, गर्म वायु जब ठंडी वायु के क्षेत्र में प्रवेश करेगी, यानी हल्की वायु जब भारी वायु के क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो वह सतह से ऊपर की ओर जाएगी। तो जहाँ गर्म वायु ठंडी वायु के क्षेत्र में प्रवेश करती है, वहाँ उसकी सतह से ऊपर की ओर जाने पर, यानी वहाँ वायु का आरोहण होने के कारण सतह पर निम्न वायुदाब का विकास होने लगता है और ऊपर में उच्च वायुदाब का विकास। ठीक इसी प्रकार सोचिए कि जहाँ ठंडी वायु सक्रिय होकर गर्म वायु के क्षेत्र में प्रवेश करेगी, वहाँ ठंडी वायु के भारी होने के कारण वह सतह की ओर बैठेगी। तो गर्म वायु सतह से ऊपर की ओर जाएगी, ठंडी वायु सतह की ओर बैठेगी, ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। सोचिए, इमेजिन कीजिए, एक ऊपर की ओर जा रही है, दूसरे नीचे की ओर जा रही है और डिस्टर्बेंस हो रहा है, रॉसबी तरंग के रूप में जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति हो रही है। तो तीसरे स्टेज में जहाँ पर गर्म वायु का सतह से आरोहण होता है, वहाँ पर निम्न वायुदाब का विकास हो जाता है, और जहाँ पर ठंडी वायु सक्रिय होकर गर्म वायु के क्षेत्र में जाती है, वहाँ पर उच्च वायुदाब का विकास हो जाता है। और आप समझ सकते हैं कि इस उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब का ये सतह पर हो रहा है। तो निम्न वायुदाब का संबंध चक्रवातीय दशा से, उच्च वायुदाब का संबंध प्रति चक्रवातीय दशा से, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन से। निम्न वायुदाब के केंद्र में जहाँ पर साइक्लोनिक कंडीशन बनता है, वहाँ ऊपर में उच्च वायुदाब का विकास होता है। जहाँ सतह पर उच्च वायुदाब होता है, वहाँ ऊपर में निम्न वायुदाब का विकास होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके लिए टर्म यूज किया जाता है कट ऑफ लो और कट ऑफ हाई। यानी इस निम्न वायुदाब के विकास के लिए कट ऑफ लो और इस उच्च वायुदाब के केंद्र के विकास के लिए कट ऑफ हाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये सब वर्ड मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि आंसर लिख रहे हैं तो डायग्राम ड्रॉ करके वहीं लिख दीजिएगा। कई बार आप किताबों में पढ़ेंगे, आपको ये वर्ड मिल जाए तो आप बोलेंगे देखो हमें तो ये बता ही नहीं गया, आप इसी में उलझ के रह जाए। बेसिकली इस शब्द के द्वारा ये स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि रॉसबी तरंग के रूप में जब जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है तो इस तरंग के विकास की तीसरी अवस्था में सतह पर निम्न वायुदाब और कहीं सतह पर निम्न वायुदाब तो किसी क्षेत्र में उच्च वायुदाब का विकास होता है। अब सोचिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह दिखने में जो ये डायग्राम है, तो तरंग के आधार पर देखें तो इसे हम क्या कहेंगे, कटक, और इसे क्या कहेंगे, गर्त। अब यहाँ क्या समझना है कि जब हमने वायुदाब कटिबंध टॉपिक को डिस्कस किया था तो दो टर्म से आपको परिचित कराया था, रिज और ट्रफ, और आपको यह भी समझाया था कि जब उच्च वायुदाब का विस्तार निम्न वायुदाब के क्षेत्र में हो जाता है, उच्च वायुदाब का विस्तार कहाँ हो जा रहा है, निम्न वायुदाब के क्षेत्र में, तो उसे कटक कहते हैं। तो देखिए, यहाँ सतह पर है निम्न वायुदाब और क्षोभमंडल के ऊपर की परत में उच्च वायुदाब, तो होना चाहिए यहाँ निम्न वायुदाब, और डेवलप क्या हो गया, उच्च वायुदाब। तो ऐसे में क्या कहेंगे, यहाँ कटक बन गया। और आपको हमने ये भी समझाया था कि निम्न वायुदाब का विस्तार अगर उच्च वायुदाब के क्षेत्र में हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रफ या गर्त कहते हैं। तो देखिए, यहाँ है उच्च वायुदाब लेकिन क्षोभमंडल के ऊपर की परत में निम्न वायुदाब है, तो क्या कहेंगे, होना चाहिए था उच्च वायुदाब इस क्षेत्र में, बन गया निम्न वायुदाब, तो क्या बन गया, गर्त।
अब जिसको इसकी समझ नहीं होती है और वो किताब में पढ़ लेते हैं कि रौजवी तरंग के कारण जब जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है तो कटक यानी श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है, तो उसको तरंग से जोड़ लेते हैं कि ये तरंग का श्रृंग और ये तरंग का गर्त है, जबकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट किससे, वायुदाब कटिबंध से। अब ध्यान दीजिए, यदि आपसे प्रश्न करता है कि रौजवी तरंग के रूप में जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति कैसे होती है स्पष्ट करें, तो आपको पहले जेट स्ट्रीम को परिभाषित कर देना है और जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति के मूल कारण को एक लाइन में लिखकर मेंशन कर देना है और फिर यह समझाना है कि यह जो है रौजवी तरंग की उत्पत्ति जब होती है तो पहले गर्म और ठंडी हवाएं जब एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो पहले तरंग की उत्पत्ति होती है, फिर तापीय प्रवणता यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट के बढ़ने के कारण तरंग की तीव्रता में वृद्धि होती है और तीसरे स्टेज या चरण के आने तक रौजवी तरंग के रूप में जेट स्ट्रीम का विकास होने के कारण सतह पर चक्रवाती दशा या प्रतिचक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाती है। जहाँ चक्रवाती दशा उत्पन्न होती है वहाँ पर वाताग्री चक्रवात के बनने के कारण वाताग्री वर्षा होती है और जहाँ प्रतिचक्रवाती दशा बनती है वहाँ सतह पर ठंडी हवा के बैठने के कारण वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बन जाती है। जैसे ही ये साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनता है, यानी ठंडी हवा सतह की ओर आ गई, गर्म हवा ऊपर चली गई, टेम्परेचर जिसको जहाँ जाना था वहाँ चली गई, तो तरंग का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी तरंग की इंटेंसिटी में कमी आती है और अंततः तरंग का क्षय हो जाता है। तो फोर्थ स्टेज में आने तक तरंग का प्रभाव कम होने के साथ अंततः इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो आप कहेंगे इसे इंडेक्स क्यों कह रहे हैं? इंडेक्स का मतलब इस तरंग की इंटेंसिटी, तरंग की तीव्रता हमेशा यानी हर स्टेज में एक समान नहीं होती है। पहले तरंग की तीव्रता में वृद्धि होती है, फिर तरंग की तीव्रता में कमी आने लगती है। इसे चक्र क्यों कह रहे हैं कि एक बार अगर तरंग की उत्पत्ति होती है और तरंग का प्रभाव धीरे धीरे बाद में कम हो जाता है, फिर गर्म और ठंडी हवाएं मिलेंगी, गर्म हवाएं ठंडी वायु के क्षेत्र में, ठंडी वायु गर्म वायु के क्षेत्र में जाएगी, फिर वायु कर्तन होगा, फिर तापीय प्रवणता होगी, फिर तरंग की उत्पत्ति होगी। इसलिए यह प्रक्रिया एक चक्र के समान निरंतर चलती रहती है। तो इतनी बातें अगर स्पष्ट में आ गया तो आपने क्या दिया कि इंडेक्स साइकिल के साथ साथ आप किस क्वेश्चन का जवाब भी आपको यहाँ मिल गया, रौजवी वेव का। ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट हैं, मैं आपको सिनॉप्सिस बनाते चल रहा हूँ क्योंकि PDF नोट्स में आपको ये सभी नोट्स मिल जाएगा पॉइंट फॉर्म में, और बाद में जब टॉपिक आपका पूरा कवर हो जाएगा, आप अपना टॉपिक समझ गए, अपना नोट्स ऐसे बना लिए, फिर एक बार अगर आपकी इच्छा है, आपकी मर्ज़ी है, तो आप नोट्स से रेफरेंस लेकर इसका अपना सिनॉप्सिस बना लिए। फिर एक बार अगर आपने लिखने का अभ्यास कर लिया, अपने कॉन्सेप्ट को लैंग्वेज देने की कोशिश किया, तो आप बाद में जब मैं आपको क्लाइम्पोलॉजी में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मैं आपके सामने रखूँगा, तो लगेगा ये तो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है। तब आप फिर उसके बाद उत्तर लेखन अभ्यास कीजिएगा। अभी टॉपिक को समझकर लेखन अभ्यास करना है, तो किस पर लेखन अभ्यास करना है और किस क्वेश्चन का आंसर बन गया। इंडेक्स साइकिल किसे कहते हैं, रौजवी तरंग के रूप में जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति कैसे होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे स्टेज के बारे में अगर आपको कहा जाए तो उस पर आने के पहले इतनी बातें समझ गए कि अगर हम जेट स्ट्रीम की बात करें तो जेट स्ट्रीम में रौजवी तरंग के रूप में, यहाँ आपको यह मेंशन कर देना है कि रौजवी तरंग के रूप में ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम और उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है वहीं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के साथ आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं कि ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। तो इससे ये एक बात स्पष्ट हो गया
कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के साथ ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम की जो उत्पत्ति होती है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सभी जेट स्ट्रीम का संबंध रॉजबी तरंग से नहीं होता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम और ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति रॉजबी तरंग के रूप में नहीं होती है, लेकिन सभी रॉजबी तरंग का संबंध जेट स्ट्रीम से होता है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इसके बाद अगर आप चाहें तो ऐसे डायग्राम जो है, जो इंडेक्स साइकिल का है, यानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब यहाँ पर हवाएं चारों तरफ देखिए ऐसे चक्कर लगा रही है, सक्रिय पट्टी के रूप में जेट स्ट्रीम का एक जेट स्ट्रीम का विकास हुआ है। अब जैसे ये जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, अगर उसकी दिशा ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर है, और उसके बाद इधर ध्यान दीजिए, ठंडी हवा आप किधर प्रवेश करने लगी, गर्म वायु के क्षेत्र में, और गर्म वायु किधर जाने लगी, ठंडी वायु के क्षेत्र में। तो जैसा अभी डायग्राम आपको बनाया, तो इससे क्या हो गया, मिएंडरिंग हुआ, यहाँ पर ठंडी वायु सक्रिय होकर सतह पर आएगी तो उच्च वायु दाब का विकास होगा, यहाँ गर्म वायु सतह से ऊपर जाएगी तो निम्न वायु दाब का विकास होगा, जबकि ऊपर में यहाँ उच्च वायु दाब का और यहाँ ऊपर में निम्न वायु दाब का विकास होगा। तो जो अभी आपको हमने रॉजबी तरंग के रूप में जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति की क्रियाविधि को स्पष्ट किया, तो आप ऐसे डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से फाइनली जेट स्ट्रीम की जब उत्पत्ति होती है, जेट स्ट्रीम का विकास होता है, तो ठंडी और गर्म हवाएं एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करती है। अब देखिए, यदि आप यह समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार से अगर ये सतह है और सतह पर जहाँ देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है रॉजबी वेव, और रॉजबी वेव के साथ, रॉजबी तरंग के साथ यहाँ पर मेंशन किया गया कन्वर्जेंस यानी अभिसरण, यहाँ मेंशन किया जा रहा है डाइवर्जेंस यानी अपसरण। तो समझ सकते हैं जहाँ कन्वर्जेंस होता है वहाँ लो प्रेशर बनता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जहाँ ठंडी हवा सक्रिय होकर, तो ऐसे ही तो होगा, ट्रफ बन रहा है, यहाँ ट्रफ लिखा हुआ है, गर्त। तो जहाँ ठंडी वायु सक्रिय होकर सतह की ओर बैठती है, तो देखिए भारी होने के कारण किधर आ रही है, सतह की ओर, और सतह की ओर आने के बाद डाइवर्ज करती है, वहाँ उच्च वायु दाब के विकास से प्रति चक्रवाती दशा बन जाती है। अब दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए डाइवर्जेंस हो रहा है, यहाँ कटक लिखा हुआ है, कटक यानी जहाँ होना चाहिए निम्न वायुदाब का विकास वहाँ बन गया उच्च वायुदाब। तो जहाँ गर्म हवा सक्रिय होकर ठंडी वायु के क्षेत्र में जाती है, तो गर्म हवा सतह से ऊपर उठती है, जिससे सतह पर निम्न वायुदाब का विकास होता है, लो प्रेशर डेवलप होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे भी आप पहचान सकते हैं कि जहाँ पर यह ट्रफ बना होगा वहाँ ठंडी वायु सक्रिय होकर सतह की ओर बैठेगी और उच्च वायुदाब का विकास होगा। जहाँ ऐसा कटक बना होगा वहाँ गर्म हवाई हल्की होकर सतह से ऊपर जाएगी, सतह पर निम्न वायुदाब और ऊपर में उच्च वायुदाब का विकास होगा। तो ऐसे भी आप डायग्राम के द्वारा दिखा सकते हैं इंडेक्स साइकिल को समझाने के लिए। अब इतनी बातों के बाद जो अगला प्रश्न उठता है कि आखिर जेट स्ट्रीम की जब हम विशेषताओं का वर्णन करेंगे, तो पहली विशेषता तो समझ में होगी, आ जानी चाहिए कि जेट, पहली विशेषता में क्या लिखेंगे, जो इसकी परिभाषा है उसको लिखिए, ये भी इसकी विशेषता को स्पष्ट कर रहा है। दूसरी विशेषता क्या होगी कि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति, जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति रॉजबी तरंग के रूप में होती है, जिसका संबंध इंडेक्स साइकिल से है, अभिसूचक चक्र से है। तीसरी विशेषता क्या है कि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, उत्पत्ति का मूल कारण, तो उत्पत्ति का मूल कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र और ध्रुव के मध्य तापीय प्रवणता है।
तो जब विषुवत रेखीय क्षेत्र और ध्रुव के मध्य तापीय प्रवणता जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का मूल कारण है। तो आप सोचिए, विषुवत रेखीय क्षेत्र में वर्ष भर तापमान अधिक रहता है, वर्ष भर तापमान लगभग एक समान रहता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस को कौन डिसाइड करेगा? ध्रुवीय क्षेत्र। तो शीत ऋतु के समय तापीय प्रवणता किसकी अपेक्षा अधिक होती है? ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा। ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक होने के कारण जेट स्ट्रीम की गति भी अधिक होती है। यानी शीत ऋतु के समय जेट स्ट्रीम की गति क्या होती है? अधिक होती है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब विषुवत रेखीय क्षेत्र और ध्रुवों के मध्य तापीय प्रवणता यानी तापमान में अंतर के कारण ही ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, उससे ही रॉसबी तरंग के रूप में जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। क्योंकि सोचिए, अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता तो हैडली, फेरल और पोलर कोशिका का निर्माण नहीं होता। जब हैडली, फेरल और पोलर कोशिका का विकास ही नहीं होता तो हवाएं मिलती कैसे? जब वायु का अभिसरण होता ही नहीं, वायु कर्तन ही नहीं होता, तो रॉसबी तरंग के रूप में जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति कैसे होती? तो कह सकते हैं ना कि अगर इक्वेटर और पोल के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण रॉसबी तरंग के रूप में जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है, तो विंटर के समय यानी शीत ऋतु के समय जो थर्मल ग्रेडियंट, तापमान में जो अंतर होता है, वो ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है, और इसके अधिक होने के कारण जेट स्ट्रीम की गति भी अधिक हो जाती है। अब सोचिए, अगला पॉइंट यहाँ जो इम्पॉर्टेंट है उसे समझना है कि अगर आप जेट स्ट्रीम की सामान्य विशेषताओं की बात करें तो जेट स्ट्रीम की सामान्य विशेषताओं में ये भी कहेंगे ना कि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का संबंध वायु दाब कटिबंध से है। तो अब सोचिए, अगर जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का संबंध वायु दाब कटिबंध से है और आप पहले से ही यह जानते हैं कि प्रेशर बेल्ट वायु दाब कटिबंध की सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होता है, यानी वायु दाब कटिबंध का ग्रीष्म आयनांत के समय उत्तरायण होता है, यानी मार्च से जून के मध्य में प्रेशर बेल्ट का नॉर्थ की ओर शिफ्टिंग होता है, और शीत आयनांत के समय दक्षिण की ओर विस्थापन होता है, यानी दक्षिणायन होता है। तो सोचिए, तो इस आधार पर कह सकते हैं ना कि चूंकि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का संबंध वायु दाब कटिबंध से है, इसलिए वायु दाब कटिबंध का उत्तरायण या दक्षिणायन होने के समय या दक्षिणायन होने के कारण जेट स्ट्रीम का भी उत्तर या दक्षिण की ओर विस्थापन होता है। तो आप सोचिए कि इसका मतलब वर्ष भर जेट स्ट्रीम की गति एक समान नहीं होती है, पहली बात, और ठंड के समय जेट स्ट्रीम की गति ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा पॉइंट, जेट स्ट्रीम का पोजीशन भी फिक्स नहीं होता है। वायु दाब कटिबंध के साथ जेट स्ट्रीम का भी उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर विस्थापन होता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि वायु दाब कटिबंध का विकास कहाँ होता है? तो यदि हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएं तो कहेंगे ना कि समांगी सतह, कौन सी सतह? समांगी सतह पर वायु दाब कटिबंध का विकास होने के कारण, समांगी सतह पर वायु दाब कटिबंध का विकास होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में
जहाँ स्थल खंडों का क्या होता है, स्थल खंडों का अभाव होता है, वहाँ समांगी सतह के प्रभाव से जेट स्ट्रीम में क्या होगा, एक प्रकार का अस्थायित्व होता है। अब यह समझिए कि समांगी सतह पर वायुदाब कटिबंध का विकास होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर में जहां स्थल खंडों का अभाव होता है, वहीं समांगी सतह के प्रभाव से जेट स्ट्रीम की विशेषताओं में अधिक अस्थायित्व होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों की अधिकता के कारण जेट स्ट्रीम की विशेषताओं में अपेक्षाकृत कम अस्थायित्व की स्थिति बनी रहती है। तो कह सकते हैं ना कि दोनों गोलार्ध में यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जेट स्ट्रीम की विशेषताएं एक समान नहीं होती, यानी जेट स्ट्रीम की अस्थायित्व एक समान नहीं होती है। तो इतनी बातों को अगर आप कंक्लूड कर लें तो पहला पॉइंट कि अगर आपसे प्रश्न करता है कि जेट स्ट्रीम की सामान्य विशेषताओं का वर्णन करें, तो पहले आप जेट स्ट्रीम को परिभाषित कर दीजिए। उसके बाद दूसरे पॉइंट में यह लिख दीजिए कि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति रॉसबी तरंग के रूप में जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है, जिसका संबंध अभिसूचक चक्र से है। तीसरा पॉइंट लिखिए कि रॉसबी तरंग के रूप में जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का मूल कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र और ध्रुवों के मध्य तापीय प्रवणता है। चूँकि ठंड के समय, शीत ऋतु के समय तापीय प्रवणता अधिक होती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु के समय जेट स्ट्रीम की गति अधिक होती है। अगले पॉइंट पर आ जाइए कि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का संबंध वायुदाब कटिबंध से होने के कारण ही दक्षिणी गोलार्ध में जहाँ स्थल खंडों का अभाव होने के कारण सतह समांगी होती है, वहाँ जेट स्ट्रीम की विशेषताओं में अधिक अस्थायित्व होता है। उसके बाद आइए, दाब कटिबंध का उत्तरायन या दक्षिणायन होने के कारण जेट स्ट्रीम का भी उत्तर या दक्षिण की ओर विस्थापन होता है, इसलिए इसकी सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होते रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आते हैं और जेट स्ट्रीम की सामान्य विशेषताओं में, तो जेट स्ट्रीम की सामान्य विशेषताओं में इसकी ऊंचाई को स्पष्ट कर देना है। तो अब यहाँ समझिए कि यदि इक्वेटर से यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुव की ओर जाते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ की ओर जाते हैं, तो औसत तापमान में कमी आती है। यह आप पहले से समझ चुके हैं। अब यह भी आप जानते हैं कि शांत वायुमंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में एक निश्चित दर से कमी आती है, जिसे सामान्य तापहास दर कहते हैं, जो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के बराबर होता है। सपोज कीजिए इक्वेटर के पास क्षोभ मंडल की ऊंचाई 10 किलोमीटर है, क्षोभ सीमा 10 किलोमीटर पर है, और अगर यहाँ तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने पर तापमान 65 डिग्री सेल्सियस कम होगा, और पहले से ही तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके आधार पर आप क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वह -35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यदि इक्वेटर से हम पोल की ओर जाते हैं और यहाँ का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है और क्षोभ सीमा का तापमान -35 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, क्योंकि क्षोभ सीमा के समीप सभी जगह का तापमान एक समान होता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि तापमान में जो स्थानिक विभिन्नता होती है वो सतह पर देखने को मिलती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि सतह पर सभी जगह सौर ऊर्जा की प्राप्ति एक समान नहीं होती है। तो इमेजिन कीजिए कि अगर यहाँ पहले से ही 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो मैक्सिमम यहाँ तापमान कितना घटेगा? तो कहेंगे ना कि मैक्सिमम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस अगर कम होगा तो यहाँ नेट टेम्परेचर क्या होगा? 35 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कि अगर हम लगभग 7 किलोमीटर की बात करें या 6 किलोमीटर की बात करें, तो वहाँ तक जाने पर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा। तो जहाँ विषुवत रेखा के समीप क्षोभ सीमा की ऊंचाई 10 किलोमीटर होगी, वहीं
ध्रुवों के पास इसकी ऊंचाई लगभग 6 से 7 किलोमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुव की ओर जाने पर सतह के औसत तापमान में कमी आती है। इसलिए जब सतह के औसत तापमान में कमी आती है तो क्षोभ सीमा की औसत ऊंचाई में भी कमी आएगी। अब क्षोभ सीमा की जब औसत ऊंचाई में कमी आएगी तो जेट स्ट्रीम की भी औसत ऊंचाई क्या हो जाएगी? कम होगी। तो इस आधार पर क्या कहेंगे कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर क्षोभ सीमा की औसत ऊंचाई में कमी आने के कारण ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की औसत ऊंचाई किससे कम होगी? उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम से कम होगी, क्योंकि ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति उपध्रुवीय क्षेत्र में होती है। तो आप सोचिए कि ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की अगर ऐसा लिखते हैं औसत ऊंचाई उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम से कम होती है, तो कोई पूछेगा ना क्यों कम होती है, तो जवाब आपको मिल गया, क्योंकि क्षोभ सीमा की ऊंचाई सभी जगह एक समान नहीं रहती है। तो क्या समझा आपने कि रोसबी तरंग के रूप में जिस जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है उसकी गति वर्ष भर एक समान नहीं होती है। दूसरा, इसकी स्थिति भी वर्ष भर एक समान नहीं होती है, यानी इसकी सापेक्ष स्थिति में भी परिवर्तन होता है। तीसरा, क्या समझा आपने कि इसका दोनों गोलार्ध में जेट स्ट्रीम का स्थायित्व तो एक समान नहीं होता है। चौथा, क्या आपने समझा कि जेट स्ट्रीम की ऊंचाई भी एक समान नहीं होती है। ये सामान्य विशेषताओं क्यों नहीं होती है स्पष्ट कर दिए, तो सामान्य विशेषताओं का आपने वर्णन कर दिया। अंतिम पॉइंट क्या है कि सभी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति रोसबी तरंग के रूप में नहीं होती है। फिर कहेंगे क्यों नहीं होती है भाई, कौन है? तो कहेंगे उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम और ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम का संबंध रोसबी तरंग से नहीं है। तो फिर अगर क्वेश्चन आगे समझाना होगा कि नहीं, आप स्पष्ट कीजिए कि सभी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति रोसबी तरंग से के समान नहीं होती है, तो आपको उस कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के बारे में वर्णन करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सामान्य विशेषताओं को समझने के पहले इस डायग्राम को समझिए कि सपोज कीजिए ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है जिसकी दिशा ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। और ध्यान दीजिए कि अगर ये पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ये वायुमंडल में अगर डिस्टर्बेंस है और ये ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम है, सोच रहे हवाएं चलेगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, लेकिन डिस्टर्बेंस किधर है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो अगर गर्मी का समय होगा, ग्रीष्म अयनांत का समय होगा, यानी अगर हम कह दें जून का समय है, गर्मी का समय होगा, तो सूर्य की लंबवत किरण का विषुवत रेखा से उत्तर की ओर विस्थापन होगा। और जब सूर्य की लंबवत किरण का विषुवत रेखा से उत्तर की ओर विस्थापन होगा तो दाब कटिबंध का भी, यानी तापीय विषुवत रेखा के साथ वायु दाब कटिबंध का भी उत्तर की ओर विस्थापन होगा। तो ये जो जेट स्ट्रीम है इन सभी का अपने पोजीशन से किधर विस्थापन हो गया? नॉर्थ की ओर विस्थापन हो गया। तो जेट स्ट्रीम का उत्तरायण हो गया। अब यहाँ समझिएगा कि गर्मी के समय जब जेट स्ट्रीम का उत्तर की ओर विस्थापन होता है तब इस उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भारत के उत्तरी मैदान से उत्तर की ओर विस्थापन हो जाता है, नॉर्थ की ओर। और ये जेट स्ट्रीम हिमालय पर्वत के साथ साथ तिब्बत के पठार से भी उत्तर की ओर चली जाती है। अब यहाँ देखिएगा, ये तिब्बत का पठार है, तिब्बत उच्च भूमि। अब तिब्बत की जो उच्च भूमि है वहाँ पर जेट स्ट्रीम का प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये तिब्बत की उच्च भूमि से भी नॉर्थ की ओर शिफ्ट कर गई है। गर्मी का मौसम है। अब यहाँ समझिएगा कि ग्रीष्म ऋतु के समय तिब्बत की उच्च भूमि का तापमान अधिक हो जाता है, क्योंकि तिब्बत का जो पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, हाईएस्ट प्लेटू है, सूर्य के समीप है। तो यहाँ समझना है कि अगर पृथ्वी की कोई भी सतह अधिक ऊंचाई पर होगी तो वहाँ वायुमंडलीय परत की मोटाई कम होगी। तो जो सौर्य किरण यानी सूर्य की किरणें जो सतह की ओर आती हैं उनका वायुमंडल में अवशोषण वगैरह कम होगा, तो सतह को सौर ऊर्जा की प्राप्ति अधिक होगी। इसलिए गर्मी के समय जब तिब्बत का पठार, वायु नहीं पठार गर्म होता है,
तो पठार के संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। तो हम लोग किस समय की बात कर रहे हैं? ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग ग्रीष्म ऋतु की बात अगर कर रहे हैं तो ग्रीष्म ऋतु के समय जब तिब्बत का पठार गर्म होता है और पठार के संपर्क में आने वाली वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो सतह पर निम्न वायुदाब का विकास हो जाता है, लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। कहाँ पर? तिब्बत के पठार पर। लेकिन वहीं जो है क्षोभ मंडल के ऊपर की परत में उच्च वायुदाब का विकास हो जाता है, क्योंकि अगर सतह पर निम्न वायुदाब का विकास होता है तो क्षोभ मंडल के ऊपर की परत में उच्च वायुदाब का विकास होता है। इसे कहते हैं तापीय प्रति चक्रवाती दशा। तापीय प्रति चक्रवाती दशा, थर्मल एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। तो अब आप यह समझिएगा कि पहला लाइन क्या है? ग्रीष्म ऋतु के समय जब तिब्बत की उच्च भूमि का तापमान अधिक हो जाने के कारण सतह के संपर्क में आने वाली वायु गर्म होकर ऊपर की ओर जाती है या संवहन तरंग के रूप में गर्म वायु का आरोहण होता है, तब क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में तापीय प्रति चक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाती है। थर्मल एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन जाता है। तापीय प्रति चक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाती है। इसी उच्च वायुदाब के केंद्र से, ठीक है, इसी उच्च वायुदाब के केंद्र से अगर आपसे कहा जाए जो हवाएं क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों से होते हुए, ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी अरब सागर के ऊपर से होकर क्रॉस करती है पहले, और उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा, अगर ये इक्वेटर का जोन है, इसे मान लीजिए अगर ये विषुवत-रेखीय क्षेत्र है 0 डिग्री, तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा क्लॉकवाइज होती है, और जैसे ये दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करती है इसकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। अब ये समझना है कि क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में, यानी पहले अगर इमेजिन कीजिए तिब्बत के पठार से हवा ऐसे ऊपर उठ रही है और क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में वायु जाकर इकट्ठा हो रही है, तो वही जो उच्च वायुदाब के केंद्र से हवाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर से होते हुए दक्षिणी हिंद महासागर में प्रवेश करती है, इसी वायु का मैडागास्कर, यहाँ मैडागास्कर द्वीप समूह है, इस मैडागास्कर के साथ पास जो है इस वायु का अवरोहण होता है, और इसके अवरोहण से यानी सतह पर आने के कारण उच्च वायुदाब का विकास हो जाता है। यानी यहाँ पर उच्च वायुदाब का विकास होता है। अब समझिएगा, आगे बढ़ने के पहले जो आपके पास एक कॉन्सेप्ट है उसे यहाँ अप्लाई करना है कि यदि कोई आपसे प्रश्न करता है कि अधिक तापमान के कारण संवहन तरंग के रूप में वायु के आरोहण से कौन सी कोशिका बनती है, तो आपके पास ये जवाब होना चाहिए कि अधिक तापमान के कारण जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो हैडली कोशिका का विकास होता है, और हैडली कोशिका में जहाँ पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से वायु का अवरोहण होता है, वहाँ उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब का विकास होता है। तो यदि हम हैडली कोशिका के उत्पत्ति से संबंधित क्रियाविधि को यहाँ पर आधार बना ले तो कह सकते हैं ना कि यहाँ पर भी तो तिब्बत के पठार के संपर्क में आने वाली वायु जो गर्म होकर ऊपर उठ रही है उसके कारण हैडली कोशिका का विकास होना चाहिए, चाहे इसकी भौगोलिक अवस्थिति कोई भी हो। और हैडली कोशिका में जहाँ वायु का अवरोहण होता है वहाँ पर उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब का विकास होना चाहिए, और यही उपोष्णकटिबंधीय जो उच्च वायुदाब है, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब, अक्षांश रेखाओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अक्षांश रेखाएं कल्पित रेखाएं होती हैं, हमेशा प्रभाव को देखकर कारण खोजते हैं। तो पहले भूगोलवेताओं ने मैडागास्कर द्वीप समूह के समीप इस उच्च वायुदाब के क्षेत्र को देखा, फिर उनके मन में प्रश्न उठा कि आखिर इसी क्षेत्र का वायुदाब अन्य क्षेत्र से अधिक क्यों है।
तब फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया तो देखा कि यहाँ हवाएं नीचे उतर रही हैं। फिर अध्ययन करते करते वो पहुँचे तो देखें कि अच्छा, तिब्बत के पठार से जो हवाएं गर्म होकर ऊपर जा रही हैं वही यहाँ आकर नीचे उतर रही हैं। और बाद में जब इसका अध्ययन किया गया तो कहा गया कि जो ये क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में जो हवाएं चल रही हैं यह उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है। आप सोचिए, तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ किए कि इस प्रकार उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम एक स्थानीय या क्षेत्रीय मौसमी जेट प्रवाह है जिसकी उत्पत्ति का संबंध तिब्बत की उच्च भूमि से है। इतनी बातें समझ में आ जानी चाहिए। क्यों इसे जेट स्ट्रीम कह रहे हैं? क्योंकि इसकी भी उत्पत्ति क्षोभ मंडल की ऊपर की परतों में हो रही है। ये भी एक सकरी पट्टी के समान है। इसमें भी वायुमंडल में, इसके कारण भी वायुमंडल में विक्षोभ होता है, डिस्टर्बेंस होता है। तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं ना कि इसकी विशेषताएं जो हैं जेट स्ट्रीम से मिलती जुलती हैं रोसबी तरंग से, इसलिए इसे जेट स्ट्रीम का नाम दिया गया। इसकी उत्पत्ति का संबंध गर्म और ठंडी हवाओं के अभिसरण से नहीं, वायु कर्तन से नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि यदि हम इस प्रोसेस को आगे समझते हैं और कहते हैं कि ठीक है, यदि यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गई कि यहाँ से जो हवाएं ऊपर उठती हैं वही ऐसे होते हुए बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से होते हुए जब ऐसे मुड़ती है और मुड़ने के बाद मेडागास्कर के पास पहुंचती है, इनका अवरोहण होता है तो उच्च वायुदाब का विकास होता है मेडागास्कर के समीप, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब का। तो ये भी आप जानते हैं कि उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब के क्षेत्र से जो हवाएं विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सन्मार्गी पवन। तो ये कौन सी सन्मार्गी पवन हो गए? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक या सन्मार्गी पवन। अब जो ये दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवन है, यही सन्मार्गी पवन विषुवत रेखा को क्रॉस करने के बाद, क्यों विषुवत रेखा को क्रॉस करेगी? क्योंकि विषुवत रेखा को जब ये क्रॉस करेगी, क्योंकि लो प्रेशर गर्मी के समय कहाँ बना रहता है? भारतीय उपमहाद्वीप में। यानी मान लीजिए ये गर्मी का समय है और गर्मी के समय अगर भारत में अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब का विकास होता है तो ये वायु विषुवत रेखा को क्रॉस करने के बाद कॉरियोलिस बल के कारण दाईं ओर मुड़ जाती है। ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा को क्रॉस करने के बाद, ना कि विषुवत रेखा पर, क्रॉस करने के बाद कॉरियोलिस बल के कारण दाईं ओर मुड़ जाती है, जिससे ये दक्षिण पश्चिम दिशा में से भारत में प्रवेश करती है। यानी भारत में किधर से आ रही है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, क्योंकि हम डायरेक्शन कैसे देखते हैं? ऐसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो सोचिए, साउथ ईस्ट से इधर जा रही है और भारत में जा रही है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से होते हुए। इसी दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं के कारण भारत में गर्मी के समय मानसूनी वर्षा होती है। तो आपने क्या समझा कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की मात्रा, इसकी इंटेंसिटी, तीव्रता और फ्रीक्वेंसी को निर्धारित करता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इस लाइन से आपको यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का संबंध भारत की मानसूनी जलवायु से है। इसलिए जब आप भारत की मानसूनी जलवायु का अध्ययन करेंगे तो उस समय भी आप कहीं ना कहीं इस उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम को ध्यान में रखकर भारत में होने वाले मौसम में परिवर्तन को समझेंगे। यहाँ के लिए इतनी जानकारी आवश्यक थी। तो सामान्य विशेषताओं के आधार पर आपने क्या समझा
कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का संबंध रॉसबी तरंग से नहीं है। इसकी उत्पत्ति गर्मी के समय तिब्बत की उच्च भूमि पर अधिक तापमान के कारण संवहन तरंग के रूप में गर्म वायु के आरोहण से होती है। इस जेट स्ट्रीम के कारण मेडागास्कर के समीप उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब का विकास होता है। इस उच्च वायुदाब के केंद्र से चलने वाली सन्मार्गी पवन जब विषुवत रेखा को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है तो भारत में इस पवन के द्वारा ही मानसूनी वर्षा होती है। अब अगर अंततः आप इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो आप समझ सकते हैं कि देखिए, ये आप पैसिफिक ओशियन को देख रहे हैं, ध्रुवीय वाताक जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, यानी इस जेट स्ट्रीम का प्रभाव केवल यूरोप एशिया ही नहीं बल्कि नॉर्थ अमेरिका जैसे महाद्वीप पर भी है। और ऐसे ही इसके कारण अगर आप इसको जैसे देखें, इसे देखें तो कहेंगे यहाँ पर कौन सी हवा सक्रिय होगी, ठंडी हवा। इस ठंडी हवा के सक्रिय होने से यहाँ उच्च वायुदाब बनेगा और जहाँ पर ये गर्म हवा सक्रिय होगी, यहाँ ये कटक बना है, वहाँ नीचे सतह पर निम्न वायुदाब बनेगा। तो ऐसे ही जेट स्ट्रीम का प्रभाव क्षोभमंडल की ऊपर की परत में, वायुमंडल में आप कह सकते हैं डिस्टर्बेंस होता है, जिससे सतह पर मौसम में परिवर्तन होता है। इस जेट स्ट्रीम के कारण, यानी दोनों जेट स्ट्रीम के कारण अगर आपसे कहा जाए तो आप कह सकते हैं इनके कारण मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में वाताग्री वर्षा होती है। यानी दोनों जेट स्ट्रीम का संबंध, यानी रॉसबी तरंग का संबंध वाताग्री चक्रवात से। इससे भी क्या क्लियर हो रहा है कि यदि रॉसबी तरंग के रूप में जिस जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है उसका संबंध वाताग्री चक्रवात और वाताग्री वर्षा से है, तो जब आप समशीतोष्ण चक्रवात का अध्ययन करेंगे या वाताग्री चक्रवात का, तो इसे भी ध्यान में रखकर आपको उस टॉपिक को समझना है। तो चलिए अब अंततः अगर आप चाहें तो इसकी जेट स्ट्रीम का मौसम पर प्रभाव की बात करें तो ये कह सकते हैं ना कि जो उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण शीत ऋतु के समय भारत में वाताग्री वर्षा होती है, जिसका संबंध पश्चिमी विक्षोभ से है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से है। दूसरा अगर आपसे कहा जाए, अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, पश्चिमी विक्षोभ किसे कहते हैं, वाताग्री वर्षा कैसे होती है भारत में, तो इसके लिए भारत की मानसूनी जलवायु का अध्ययन करना है। इसके बाद अगर कहा जाए तो कह सकते हैं ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम के कारण मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में वाताग्री वर्षा होती है। तो इसका संबंध किससे, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में होने वाले मौसम में परिवर्तन से। और तीसरा उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण भारत में ग्रीष्म ऋतु के समय मानसूनी वर्षा होती है। ये 3 लाइन लिखिए। अब इस 3 लाइन को लिखने के साथ आप ये समझ सकते हैं कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में जो वाताग्री वर्षा होती है, इसके लिए हमें वाताग्री वर्षा के साथ साथ वाताग्री चक्रवात की जानकारी होनी चाहिए। तो इससे इस टॉपिक का लिंक है। और भारत में गर्मी के समय जो मानसूनी वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु के समय जो मानसूनी वर्षा होती है, उसके लिए हमें भारत की मानसूनी जलवायु को समझना होगा। लेकिन अगर जेट स्ट्रीम क्वेश्चन का संबंध केवल जेट स्ट्रीम तक हो
तो आप यहाँ तक की बातों को लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए तो आप मेंशन जानकारी होनी चाहिए कि ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम का संबंध क्यों, ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम का संबंध क्यों रोज़बी तरंग से नहीं है। तो ध्यान दीजिए, ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति शीत ऋतु के समय ध्रुवीय प्रदेश में, पोलर रीजन में, समताप मंडल के नीचे की परतों में होती है। समताप मंडल के नीचे की परतों में होती है। यानी यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है कि यही एक ऐसी जेट स्ट्रीम है जिसकी उत्पत्ति क्षोभ मंडल में होने की बजाय समताप मंडल के नीचे की परतों में होती है। आप कहेंगे क्यों होती है, आखिर ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति समताप मंडल के नीचे की परतों में क्यों होती है? तो ध्यान दीजिए, क्षोभ मंडल से जैसे हम समताप मंडल में जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होने लगती है और यहाँ का तापमान कम होता है, क्योंकि समताप मंडल में ओजोन गैस के द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किए जाने के कारण तापमान अधिक हो जाता है। तो जहाँ सतह से क्षोभ सीमा तक ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी आती है, वहीं क्षोभ सीमा के बाद तापमान में वृद्धि होने लगती है। अब सोचिए, इन दोनों के बीच में जो तापीय प्रवणता होती है, थर्मल ग्रेडियंट, तापमान में अंतर होता है, इससे हीट का, ऊष्मा का निष्कासन होता है। अब आप कहेंगे कि तो ठीक है भाई, ऊष्मा का निष्कासन होता है तो ठंड का यहाँ की बात क्यों की जा रही है? तो टेम्परेचर ग्रेडियंट को कौन डिसाइड करेगा? क्षोभ मंडल का तापमान, क्योंकि समताप मंडल में तापमान अधिक रहता है। लेकिन जब ठंड का मौसम आता है, शीत ऋतु का समय आता है, तो शीत ऋतु के समय क्षोभ मंडल का तापमान और भी कम हो जाता है, यानी ये तापमान और भी कम हो जाता है। तो कहेंगे कि शीत ऋतु के समय जब क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में तापीय प्रवणता अधिक हो जाती है, तब उस समय समताप मंडल से क्षोभ मंडल की ओर ऊष्मा का निष्कासन होने के कारण जब वायुमंडल में विक्षोभ होता है तो ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। तो दो लाइन में अपनी बातों को यहाँ पर स्पष्ट करना है। एक तो शीत ऋतु के समय ध्रुवीय प्रदेश में, यानी ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति शीत ऋतु के समय ध्रुवीय प्रदेश में समताप मंडल के नीचे की परतों में होती है। दूसरा लाइन, शीत ऋतु के समय जब क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में तापीय प्रवणता अधिक हो जाती है तो समताप मंडल के नीचे की परतों से क्षोभ मंडल की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होने लगता है, जिससे वायुमंडल में विक्षोभ के कारण ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। वो भी इसके बारे में भी आपको तभी लिखना है जब क्वेश्चन का डिमांड होगा। तो आज के क्लास के माध्यम से आपने सबसे पहले यह समझा कि जेट स्ट्रीम को परिभाषित कैसे किया जाएगा। जब आपने जेट स्ट्रीम को परिभाषित किया तो वहाँ सबसे पहला वर्ड जो आपके सामने आया कि रोज़बी तरंग किसे कहते हैं। तो उस रोज़बी तरंग को समझने के क्रम में आपने ये देखा कि रोज़बी तरंग का संबंध इंडेक्स साइकिल से है, और उसके बाद आपने ये भी समझ लिया कि जो रोज़बी तरंग के रूप में जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है उसका संबंध इक्वेटर और पोल के बीच में 3 कोशिकाओं के द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उससे है। इसलिए ही जहाँ हैडली फेरल कोशिका में वायु राशियों के अभिसरण होता है वहाँ पर उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है, और जहाँ फेरल और पोलर कोशिका में वायु राशियों का अभिसरण होता है वहाँ ध्रुवीय वातावक जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। बाद में इसके आधार पर आपने जेट स्ट्रीम की सामान्य विशेषताओं को भी समझा कि किस प्रकार से जेट स्ट्रीम की जो सामान्य विशेषताएं हैं उसमें गति, ऊंचाई, इसकी स्थिति में जो है परिवर्तन होता रहता है। अंततः आपने ये भी देखा कि सभी जेट स्ट्रीम का संबंध रोज़बी तरंग से नहीं है,
और इसे समझने के लिए आपने उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम और साथ साथ में ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति की क्रियाविधि को समझा, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि इनका संबंध रोज़बी तरंग से नहीं। देखा आपने ये भी कि जब रोज़बी तरंग के रूप में जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है तो जहाँ गर्म वायु सक्रिय होकर ठंडी वायु के क्षेत्र में जाती है, वहाँ सतह पर लो प्रेशर के बनने से चक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाती है, और जहाँ ठंडी वायु सक्रिय होकर गर्म वायु के क्षेत्र में जाती है, वहाँ हाई प्रेशर के बनने से प्रतिचक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जेट स्ट्रीम का संबंध मौसम में होने वाले परिवर्तन से भी है। मौसम में होने वाले परिवर्तन को और बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको वाताग्री चक्रवात यानी समशीतोष्ण चक्रवात का अध्ययन करना होगा, और जेट स्ट्रीम का भारत की मानसूनी जलवायु से क्या संबंध है उसे समझने के लिए आप भारत की मानसूनी जलवायु का भी अध्ययन करना होगा। तो चलिए, नेक्स्ट डिस्कशन का टॉपिक है समशीतोष्ण चक्रवात यानी वाताग्री चक्रवात। उस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले यानी उस टॉपिक के किसी भी पॉइंट को समझने के पहले एक बार कम से कम इस जेट स्ट्रीम के टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा, इस पर अपनी एक बेसिक समझ बना लीजिएगा। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे वो आगे बढ़िएगा तो और भी उस क्वेश्चन का आंसर मिलने के साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।